सोनी ZV-E10 एक बहुत अच्छा कैमरा है और ये जो बिगिनर्स है जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है। लेकिन बहुत लोग इसका सेटिंग्स नहीं जानते हैं और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है कि इसका पूरा सेटिंग्स का वीडियो आप ज़रूर अपलोड करें। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी जो है निश्चिंत रहिएगा और आराम से ही देखिएगा, आपके पास समय रहेगा तब। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बटन्स को समझना जरूरी है, उसके बाद सेटिंग्स आपको समझ में आएगा। आप जो यहाँ पे फ्रंट में मेनू बटन देख रहे हैं, इसे बैक बटन के तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोबाइल में बैक कैसे उसी तरह से। उसके बाद फंक्शन बटन है, फिर डिस्प्ले है, फिर ISO है, एक्सपोजर है, फिर आपको यहाँ पे ड्राइव मोड देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइव मोड में ये है कि आप क्या शूटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप एक बार में एक फ़ोटो लेना चाहते हैं कि 5 फ़ोटो लेना चाहते हैं या टाइमर लगाना चाहते हैं, ये सब रहता है। यहाँ पे प्ले का बटन है, आप यहाँ से जैसे कि आप जो भी वीडियो या फ़ोटो लिए रहेंगे वो यहाँ पे आ जाता है और स्क्रॉलिंग करने से अप डाउन होगा या आप लेफ़्ट राइट अप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिलीट का ऑप्शंस देख रहे हैं, इसको डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और प्रोडक्ट शो केस एक ऑप्शंस आता है, जैसे कि किसी सामान को आप कैमरा के सामने लेकर के आ जाते हैं तो काफ़ी जल्दी फोकस कर लेता है, तो ये उसके लिए भी काम आता है। ये दोनों काम करता है, समझ लीजिए। तो जैसे कि कैमरा आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे डिस्प्ले पे जितने भी आप सिंबल्स देख रहे हैं, इसका क्या क्या फंक्शन है और ये क्या है वो भी आपको पहले हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि जैसे कि आपको कुछ डाउट ना रहे। जैसे कि अब एक एक करके आते हैं। ये जो आप कैमरा वाला सिंबल देख रहे हैं जिस पे S लिखा हुआ है, ये अभी कैमरा मोड में है और ये शटर अपर्चर है। इसका सिंगल फोटो है, ऑटो फोकस कंटिन्यूस पे है, वाइड एरिया को कैप्चर कर रहा है, ऑटो फोकस ऑन है, इसका ब्यूटिफिकेशन है। उसके बाद में शटर स्पीड है, अपर्चर है, एक्सपोजर है, वाइट बैलेंस है। और उसी तरह से यहाँ पे लगभग सारा आपको सिस्टम देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे वाइट बैलेंस का केल्विन 4000 तक हम सेट करके रखे हैं और इसका शॉर्टकट भी आता है, वो भी हम आपको जो है वीडियो में बताएंगे। इस कंडीशन में अगर मेनू बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारा सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें फोटो का 1 नंबर वाला जो आप देख रहे हैं, फोटो का सारा सेटिंग्स है। 2 नंबर में वीडियो सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 नंबर में आपको जो है यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स देखने के लिए मिलेगा। 4 नंबर में आपको प्लेबैक, 5 नंबर में सेटअप और 6 नंबर में खुद से आप कर सकते हैं सारा सेटिंग्स। ठीक है, एक एक करके हम आते हैं। सबसे पहले आप फाइल फॉर्मेट में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे JPG, रॉ एंड JPG और रॉ फोटो आपको देखने के लिए मिलता है। आप अगर रॉ फोटो लेना पसंद करते हैं, अपना से कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप रॉ फोटो ले सकते हैं, या डायरेक्ट कंप्लीट फ़ोटो चाहते हैं तो JPG फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक है, इसे हम JPG पे सेट करके रखे हैं। हम किस किस पे सेट करके रखे हैं वो आपको बताएंगे। यहाँ पे जो JPG क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड है, फाइन है, एक्स्ट्रा फाइन है। स्टैंडर्ड रखेंगे तो सबसे लो क्वालिटी आएगा, मतलब लो क्वालिटी मीन्स मतलब बेकार नहीं रहता है, अच्छा क्वालिटी रहता है। लेकिन उससे अच्छा चाहिए तो फाइन और एकदम बेहतरीन फ़ोटो चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा फाइन पे सेटिंग करके रखना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन पे ही रखा है। JPG इमेज साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको SML यानी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो यहाँ पे आप 20 MP इसको सेट करके रखेंगे। ये सबसे इसका मैक्सिमम क्वालिटी है, इसमें आपको फ़ोटो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इसका सेटिंग्स हो गया JPG इमेज साइज़ का। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कि एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो देखिए, अगर आप YouTube का थंबनेल ले रहे हैं तो इस कंडीशन में जो है 16:9 रेशियो आपको रखना है। लेकिन अगर आपको अच्छे क्वालिटी में फुल स्क्रीन में फ़ोटो चाहिए तो 3:2 रेशियो में आपको रखना है। 3:2 मीन्स जैसे कि आपका फुल स्क्रीन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। 1:1 मतलब स्क्वायर शेप में आपको देखने के लिए मिलेगा। 4:3 भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप 3:2 रखिए, फुल आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम थंबनेल का काम करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 16:9 रखे हैं। ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह ये सब जो है 2 नंबर वाला को छेड़छाड़ नहीं करना है, वैसे ही रहने देना है। और शूट मोड यहाँ पे आपको हम बताते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शुरू में आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं, तो इंटेलिजेंस ऑटो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, इसे आपको सेट करके रखना है, या प्रोग्राम ऑटो मोड पर सेट करके रखना है। ये 2 ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। शटर प्रायोरिटी हो गया, शटर अपर्चर हो गया, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। मैनुअल एक्सपोजर हो गया, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें आपको पैनोरामा मोड भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सब जैसे कि आप कैमरा कुछ दिन चलाएंगे उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। फिलहाल इसको आप ऑटो पे करके रख सकते हैं। ऊपर वाला जो ये रोलिंग देख रहे हैं आप, इसका काम रहता है अपर्चर सेट करने का। ठीक है, तो ये सोनी का कैमरा है, इंडिया में आप इस्तेमाल करते हैं तो अपर्चर हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप 50 पर रखने के लिए, क्योंकि 50 वाला जो अपर्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है और उसमें लाइटिंग वगैरह भी ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिलेगा। और वहाँ पे जो जेब्रा वाला जो आप सिंबल देख रहे हैं पीछे में,
वो ओवर एक्सपोज्ड को दर्शाता है। उसे कैसे ऑन करना है इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। पहले हम बारी बारी से आते हैं कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो अपर्चर ये जो है आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। अपर्चर को जैसे कि आप कम करेंगे तो वहाँ पे ब्लर ज़्यादा आपको बैकग्राउंड में देखने के लिए मिलेगा, और अपर्चर को आप ज़्यादा रखेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर कम होगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा फंडा है, आप समझ लीजिए। एक फ़ोटो हमने ले लिया है, तो यहाँ पे जो फ़ोटो है वो कैसा निकल के आया है आप देख सकते हैं, और इसका ओरिजिनल सैम्पल्स भी आप देखना चाहें तो इस रेशियो में आपको ये फ़ोटो निकाल करके देगा, और ये लगभग 15 MB के आसपास फ़ोटो निकल के आया है। अब जैसे कि ड्राइव मोड में जैसे कि मान लीजिए कि आप सिंगल फ़ोटो शूट करना चाहते हैं, कि एक बार में बहुत सारा फ़ोटो शूट करना चाहते हैं, जैसे कि 11 FPS आपने सुना होगा, एक क्लिक में 11 फ़ोटो ये लेने का कैपेसिटी रखता है। और ये ब्रैकेट वाला जो आपको ऑप्शंस मिलता है इसमें भी आप फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मेमोरी सेटिंग आपको देखने के लिए मिलता है, और 4 नंबर पे जैसे कि पहला वाला में जाएंगे तो वहाँ पे फोकस मोड आपको देखने के लिए मिलेगा। फोकस की बात करें तो ऑटो फोकस, यहाँ पे सिंगल ऑटो फोकस देखने के लिए मिल जाता है, ऑटो फोकस ऑटोमेटिक देखने के लिए मिलता है, और ऑटो फोकस कंटिन्यूअस देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से जैसे कि आप नीचे की तरफ जाएंगे तो DMF मिलता है, मतलब मैनुअल फोकस और मैनुअल फोकस। ठीक है, डिजिटल मैनुअल फोकस और मैनुअल फोकस। तो देखिए ये जो फोकस मोड है इसे हम सिंपली आपको जो रखने के लिए बोलेंगे वो आप यहाँ पे रखिए ऑटो फोकस कंटिन्यूअस पे, जो कि हमने ऑलरेडी सेट करके इस पर रखा है, ये आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, फोकस और एरिया लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। फेस का जो आई डिटेक्शन है वो भी आप रख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन पे रखना चाहते हैं कि कोई एनिमल पर रखना चाहते हैं। जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना, एनिमल का भी, बर्ड्स वगैरह का फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है एनिमल मोड में आप रखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा आपका कैमरा परफॉर्म करेगा। ठीक है, राइट वाला आई या लेफ्ट वाला आई कौन सा फोकस करेगा उसे भी आप यहाँ पे कस्टमाइज करके रख सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड करेंगे कि आप ऑटो पे रखिए। ऑटो पे रखने से फ़ायदा ये है कि कहीं से भी एक आँख भी दिखेगा ऑटो फोकस कर लेगा, जैसे कि आई डिटेक्शन जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाकी सब में छेड़छाड़ नहीं करना है। 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 5 नंबर में, मतलब फ़ोटो का 5 नंबर में। फ़ोटो का 5 नंबर में है फोकस फ्रेम कलर। यहाँ पे वाइट रेड है, इसे भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, ऑटो फोकस एरिया, ऑटो क्लियर, डिस्प्ले काउंट, ऑटो फोकस एरिया, ये सब आपको छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे ऑन ऑफ है उसी के हिसाब से इसे रहने देना है। फिर हम चलते हैं 6ठे नंबर में। 6ठे नंबर में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर वाला हिसाब किताब देखने के लिए मिलता है। एक्सपोजर कंपनसेशन में ये है कि आप -5 तक जा सकते हैं और +5 तक जा सकते हैं। -5 में जाएंगे तो यहाँ पे लाइट आपको कम देखने के लिए मिलेगा, और प्लस के तरफ जाएंगे तो लाइट आपको धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाने से भी जो है फ़ोटो अच्छा नहीं आता है। इसीलिए आपको जेब्रा सेटिंग्स ऑन करना होगा, जो कि हम आगे सेटिंग्स में बताएंगे। उसे ऑन करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्सपोजर पे फ़ोटो लेंगे तो मेरा सही रहेगा, जिससे ISO भी अगर मान लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा है मैनुअल पे, उस कंडीशन में भी जेब्रा जो सेटिंग्स है वो बहुत काम करता है। यहाँ पे ISO जैसे कि आप मान लीजिए कि 200 तक ले जाएंगे, 250 तक ले जाएंगे तो बहुत अच्छा आपका फ़ोटो दिखेगा, और जहाँ से आपका ओवर एक्सपोज्ड होने लगेगा ISO में तो उसमें भी जेब्रा सेटिंग्स बताता है। मार्किंग मोड में जो है यहाँ पे मल्टी सेट है ऑलरेडी, आप सेंटर भी कर सकते हैं, मतलब आपको जहाँ पे भी मार्किंग मोड रखना है वहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे हमने मल्टी रखा है, जो कि पहले से ये सेटिंग्स था, तो हमने वैसे ही उसी तरह से यहाँ पे सेटिंग्स छोड़ा है। फेस प्रायोरिटी को आप ऑन करके रखिएगा, हालांकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन था। 7 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे फ्लैश मोड आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए इसमें फ्लैश तो नहीं मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप एक्सटर्नल फ्लैश लाइट इसमें लगा सकते हैं, और उसका सेटिंग्स जो है कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, स्लो और रियर। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कि इसमें वायरलेस वाला जो फ्लैश है वो भी लग जाता है, तो उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसका टोटल फ्लैश का सेटिंग्स आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। अगर आप फ्यूचर में फ्लैश लगवाना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं फ़ोटो का 7 नंबर में। ठीक है, 8वें नंबर में जाते हैं तो यहाँ पे जो है कलर प्रोसेसिंग में जैसे कि वाइट बैलेंस आ जाता है। ठीक है, वाइट बैलेंस में आप कभी भी जो है ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस नहीं रखिएगा, क्योंकि इसमें मुझे प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है, कभी आपका फेस पीला हो जाएगा, कभी आपका फेस हल्का सा कूल हो जाएगा, जिसके कारण ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। जब आप कट मारोगे एक ही वीडियो को एडिटिंग करने के टाइम में, तो एक में पीला एक में आपका हल्का सा कूल, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस मेरे हिसाब से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं रहेगा। उसके बाद में जैसे कि आप
डे लाइट रख सकते हैं, और डे लाइट के बाद में जैसे कि कोई और भी आप रख लीजिए, लेकिन ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस नहीं रखिएगा, ठीक है। आप बाहर में हैं तो डे लाइट को शूट करके रखिए। क्लाउडी रख सकते हैं इंडोर में, और बाकी उसी तरह से अगर आपको समझ में नहीं आता ये सारे, जैसे कि एक तरह से प्रीसेट वाइट बैलेंस है, ये सब आपको समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे में जा करके जो है मैनुअल तरीका से इसका वाइट बैलेंस को सेट करके रख सकते हैं। वाइट बैलेंस को हम लोग केल्विन में सेट करते हैं। यहाँ पे अभी करेंटली 4000 केल्विन पे ये सेट है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है 4500 रखिए। अगर आप आगे केल्विन जैसे कि मैक्सिमम जाता है इसका, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका येलोनेस बढ़ते चला जाएगा, यानी वार्म जो इसका कलर है वो बढ़ते चला जाता है, और आप कम करेंगे 4000 से नीचे तो आपका कूल टोन देखने के लिए मिलेगा। मतलब 5000 के ऊपर वार्म टोन देखने के लिए मिलेगा, और 4000 के नीचे आपका कूल टोन देखने के लिए मिलेगा। तो 4000 से 5000 के बीच में जो है यहाँ पे मैनुअल में केल्विन बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रायोरिटी सेट इन वाइट बैलेंस में आप कर सकते हैं, इसको तो स्टैंडर्ड ही रहने दें आप। उसके बाद यहाँ से DRO और ऑटो HDR का ऑप्शंस मिलता है, तो यहाँ पे भी हमने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं रखा है, ऑटो पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसे ऑफ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिव स्टाइल में जैसे कि आप जाएंगे तो इसका शॉर्टकट भी ऑलरेडी है, बहुत सारा शॉर्टकट्स है जो कि इस वीडियो में अभी हम कवर करेंगे। पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे तो ये थोड़ा सा मुझे यूज़फुल लगा है। यूज़फुल इसलिए लगा है कि बहुत लोग क्या करते हैं, साइड से हल्का हल्का सा जो ब्लैक शेड है उस टाइप का फ़ोटो पसंद आता है। तो पिक्चर इफेक्ट में जा करके टॉय कैमरा नॉर्मल जो उसमें आप फ़ोटो लेंगे बहुत अच्छा आएगा। पॉप कलर में लेंगे तो आपका सिचुएशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा थोड़ा नहीं, लेकिन आपको एडिट नहीं करना है बिल्कुल भी, तो पॉप कलर में आप फ़ोटो ले सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो निकाल करके दे देता है, जो कि कहीं ना कहीं सेचुरेशन हाई आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत सारा कलर है, जैसे कि रेट्रो फ़ोटो है, और भी इसी तरह से आपको टेम्पलेट इसमें देखने के लिए मिलता है। तो इसमें जैसे कि क्या है कि HDR आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा, किसी में आपको ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शंस मिल जाता है, किसी में आपको RGB कलर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ रेड को डिटेक्ट किया है, इसमें और भी जैसे कि ग्रीन है, येलो है, तो ये हो गया RGB एक तरह से कह लीजिए, समझ लीजिए RGBY लाइट है, समझे। तो इसमें अलग अलग कलर है। उसी तरह से हाई कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक एंड वाइट, ये सब आपको इसमें देखने के लिए मिलता है पिक्चर इफेक्ट में, फ़ोटो वाले सेक्शन में। उसी तरह से जैसे कि पिक्चर प्रोफाइल में जाते हैं, आपने सोनी के कैमरा में ज़रूर ये चीज़ सुना होगा, S-Log3, S-Log2। तो सबसे पहले ये हम क्लियर कर देते हैं कि ये जो कैमरा है सोनी ZV-E10, ये कैमरा S-Log3 तो शूट कर लेता है, लेकिन ये 8 बीट होने के कारण जो है S-Log3 उतना अच्छा से शूट नहीं कर पाता है। लेकिन आप S-Log2 बहुत अच्छे से इसमें शूटिंग कर सकते हैं। आपको इसमें Cine 4 का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, HLG1, HLG2, HLG3, ये सब भी ऑप्शंस आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, जो कि आप इसमें शूटिंग कर सकते हैं। और ये सेटिंग्स में करना क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि डायनेमिक रेंज जो होता है बहुत अच्छा होता है। आप जैसे कि स्टैंडर्ड पे शूट करेंगे, नॉर्मली शूट करेंगे, तो आपको उतना अच्छा डायनेमिक रेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन S-Log2 पे शूट करेंगे, आप Cine 4 पे शूट करेंगे, तो इसमें डायनेमिक रेंज आपको ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये रिकमेंडेशन ये है कि आप या तो इसको आउटडोर में शूट करें, और नहीं तो अगर आप इंडोर में शूट करते हैं तो आपका घर में जो लाइट कंडीशन है, स्टूडियो में जो लाइट कंडीशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा इसमें। नहीं तो आपको ग्रेन्स देखने के लिए इसमें मिलेगा लो लाइट में, ठीक है। तो लाइट बहुत अच्छा है, तभी ये चीज़ आप इस्तेमाल कीजिएगा। पिक्चर प्रोफाइल का जो S-Log2 है, S-Log3 है, HLG है, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आप सेचुरेशंस को अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो जैसे कि सेचुरेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सेचुरेशन मतलब कलर को आप अपने हिसाब से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 नंबर में जाएंगे तो यहाँ पे सॉफ्ट स्क्रीन इफेक्ट का ऑप्शंस मिलता है। इसका ऑलरेडी आपको शॉर्टकट्स देखने के लिए मिलता है, और हम बात करेंगे आगे। अभी आपको बहुत सारी चीज़ बताना है इसमें। सॉफ्ट स्क्रीन में क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी का फ़ोटो ले रहे हैं, वीवो का, ओप्पो का फ़ोन आपने सुना होगा, उसमें जो ब्यूटिफिकेशन होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपको ब्यूटिफिकेशन मोड देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको लो सेटिंग्स में आप लेंगे तो कम ब्यूटिफिकेशन होगा, मीडियम में थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, और हाई ब्यूटिफिकेशन में लेंगे तो आपको कहीं ज़्यादा गोरा बना देगा, ये समझ लीजिए। उसके बाद जैसे कि आगे चलते हैं हम, तो 10 नंबर में यहाँ पे आप देख लीजिए फोकस, मैग्नीफिक टाइम, इसको भी कुछ नहीं करना है।
ये सारे सेटिंग्स को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जैसा है वैसे ही आपको रहने देना है। ये मेजर सेटिंग्स नहीं है, आगे हम बात करेंगे। पिकिंग डिस्प्ले यहाँ पे देख लीजिए आप, ऑफ है ये, इसे भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 11 नंबर में जो है प्रोडक्ट शोकेस है। प्रोडक्ट शोकेस जो है बहुत अच्छा है, जो कि हमने आपको शुरू में बता दिया है कि प्रोडक्ट शोकेस क्या है। उसके बाद में जैसे कि हम फंक्शन बटन में आते हैं, जो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इसका हम शॉर्टकट आपको दिखाएंगे। ये देखिए, आप जैसे कैमरा ओपन करेंगे और फंक्शन वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो ये जो मेनू आप देख रहे हैं, ड्राइव मोड, यहाँ पे जो आपको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें आप कैसा फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे कि सिंगल मोड में है तो सिंगल फ़ोटो लेंगे। अब ये कंटिन्यूअस शूटिंग में आ गया, ऊपर सिंगल था नीचे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मीन्स जैसे कि इसमें आप लो रखेंगे तो थोड़ा कम स्पीड से जैसे कि फ़ोटो को क्लिक करेगा, आप मीडियम पे रखेंगे तो थोड़ा उससे फास्ट करेगा, और हाई पे बहुत फास्ट करेगा। तो ये तब काम आता है जैसे कि मान लीजिए कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, काफ़ी फास्ट जा रहा है, जैसे कि सेलिब्रिटी हो गए, काफ़ी फास्ट जा रहे हैं, उनका फ़ोटो जल्दी क्लिक नहीं हो पाता है, तो उस समय ये सिस्टम जो है ये काम आता है। ठीक है, कंटिन्यूअस जो आप देख रहे हैं एकदम बहुत स्पीड से फ़ोटो क्लिक करता है। एक बार में आपको 1 सेकंड में आपका 11 फ़ोटो ये निकाल करके दे देगा, और उसमें से छांट करके या चुन करके जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप रख सकते हैं, बाकी सबको आप डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिस्टम मिल जाता है आपका फंक्शन बटन में जाके ड्राइव मोड में पहले से। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए ऊपर में अभी भी फोटो सेव हो रहा है इसमें। अब जैसे कि वापस से हम फंक्शन बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, उसके बाद नीचे जो ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलता है वो टाइमर का ऑप्शंस मिलता है। 5 सेकंड का टाइमर आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, और 3 सेकंड का भी मिलता है, 10 सेकंड का भी आपको टाइमर देखने के लिए मिलता है। टाइमर लगाने के बाद में जो है बैक के साइड में आपको एक एलईडी लाइट रेड कलर का वो ब्लिंक होता है 5 बार। जितना सेकंड का आप टाइमर लगाएंगे उतना सेकंड वो ब्लिंक होगा, ब्लिंक होने के बाद में वो फ़ोटो लेता है। यहाँ पे 10 सेकंड में आप 3 फ़ोटो भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बार में कैमरा को ऑन कर दिया और पीछे चले गए, आप 10 सेकंड का टाइमर लगा के, बार बार आप नहीं आना चाहते हैं तो 10 सेकंड के अंदर में आप हर 3 सेकंड में आप पोज चेंज करके 3 फ़ोटो ले सकते हैं 10 सेकंड में टाइमर से, सिर्फ अपने आप से। तो ये भी एक अच्छा फीचर्स लगा है मुझे। बाकी यहाँ पे और भी ब्रैकेट्स वाला ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है जिसमें 3 फ़ोटो लिया जाता है, और तीनों का एक्सपोजर अलग अलग होता है ताकि डायनामिक रेंज आपको थोड़ा सा बेटर निकाल करके दे दे। फिर 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में फोकस मोड है। फोकस मोड को ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी एक बार रिपीट आपको हम बता देते हैं कि कंटिन्यूअस ऑटो फोकस में आपको रखना है। 3 नंबर में फोकस एरिया जो है वो आपको वाइड रखना है। वाइड रखेंगे तो आपका एरिया जो है डिस्प्ले का मैक्सिमम एरिया को जो है कैप्चर करेगा, और जो भी जिस समझ लीजिए कि कैमरा के बीच में आता है तो उसको वो फोकस करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 नंबर पे एक्सपोजर कंपनसेशन देखने के लिए मिलता है। इसको भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नीचे वाला एक्सपोजर के लिए है, और राइट साइड वाला जो आप देख रहे हैं वो आईएसओ के लिए है। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है आईएसओ तो आप ऑटो पे भी करके रख सकते हैं, और ऑटो पे करके आप शूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट शोकेस है, जो कि हमने ऑलरेडी शुरू में ही डिस्क्राइब कर दिया था। इससे फ़ायदा ये होता है जैसे कि प्रोडक्ट शोकेस ऑन आप कर देंगे, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट का वीडियो शूट कर रहे हैं और आपका फेस भी पास में है, तो किसी प्रोडक्ट को पास में ले जाने से वो फोकस नहीं करता था, लेकिन प्रोडक्ट शोकेस ऑन करने के बाद में आपका फेस पहले आ रहा है, तो कुछ भी सामान को जैसे कि आप कैमरा के सामने ले जाएंगे तो वो तुरंत उसको बहुत अच्छे से फोकस कर लेगा। इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट शोकेस, जो कि इस सोनी के कैमरा में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का ऑप्शंस मिलता है। जैसे कि फ़ोटो में फ़ोटो क्लिक करते समय आपका कैमरा हल्का सा हिल जाता है तो ब्लरी इमेज जो आ जाता है उससे ये चीज़ बचाएगा। आप इसको ऑन करके रखेंगे, और जैसे कि फ़ोटो क्लिक करने के दौरान में हल्का सा भी आपका जैसे कि कैमरा हिल जाता है, उस कंडीशन में ये आपको जो है ब्लड वाला फ़ोटो नहीं देगा, काफ़ी अच्छा फ़ोटो निकाल करके दे देगा। और इसमें क्रॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सॉफ्ट स्क्रीन का ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसे हम बंद कर देते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप वाइट बैलेंस को देख लीजिए, 4200 पे हमने सेट करके रखा है, जो कि आपको अगर मैनुअल पसंद है तो आप मैनुअल भी रख सकते हैं या ऑटो पे करके रख सकते हैं। पिक्चर प्रोफाइल मिल जाता है जिसमें हमने S-Log 3, S-Log 2 ये सब के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इसका आपको शॉर्टकट्स देखने के लिए मिलता है। शूट मोड आप वहाँ से अगर नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपली कैमरा को ऑन कीजिए, फंक्शन बटन पे क्लिक कीजिए, शूट मोड में आ जाइए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑटो पर रख सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ऑटो पे या प्रोग्राम मोड पे, ऑटो प्रोग्राम मोड पे सेट करके रख सकते हैं। थोड़ा सा आपको कैमरा अच्छा से यूज करना आ जाता है तो आप सेटअप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, या तो आप अलग अलग शूट मोड पे
स्विच कर सकते हैं, जैसे जैसे आप कैमरा यूज़ करेंगे वैसे वैसे, ठीक है। शटर प्रायोरिटी में ये होता है कि आप कैमरा से जैसे कि वीडियो शूट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि लाइट वगैरह अपने हिसाब से मन से नहीं बढ़ेगा, वो आप जितना पे फिक्स करके रखेंगे लाइट उतना ही पे लाइट रहेगा। तो ये सब प्लस पॉइंट है शटर प्रायोरिटी में। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक बटन से ऊपर के साइड में आप उसको छोटा सा बटन से प्रेस करेंगे तो वहाँ से जैसे कि वीडियोग्राफी मोड या जिसको मूवी मोड कहते हैं, फिर फोटो मोड आएगा। एक आता है S&Q। एस मतलब स्लो मोशन, क्यू मतलब क्विक यानी टाइम लैप्स। अब हम वीडियोग्राफी में आते हैं। वीडियोग्राफी में सबसे पहला सेटिंग्स जो है वो शूट मोड का है। शूट मोड में ये सारे जो फंक्शन आप देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमने फ़ोटो में आपको दिखा दिया है, उसी तरह से यहाँ पे आपको एक तरह से समझ लीजिए कि ये वीडियोग्राफी का मोड है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे प्रोग्राम में आप सेट करके रख सकते हैं या इंटेलिजेंस ऑटो में आप सेट करके रख सकते हैं। USB स्ट्रीमिंग में ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपको वीडियो कॉलिंग करना है लैपटॉप से तो आप इस कैमरा को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वेब कैमरा। ये जैसे कि मान लीजिए आपको यूट्यूब पे लाइव आना है तो इस कैमरा को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए वेब कैमरा, ठीक है। तो बिल्कुल टाइप सी लगाइए और अपना लैपटॉप में लगा के काम कीजिए। अब हम आते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग का जो फॉर्मेट है उसकी सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे मेरा सेटिंग्स देख लीजिए 4K में सेट है ऑलरेडी। आप चाहे तो फुल HD में भी सेटिंग्स करके आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन 4K इसका मैक्सिमम क्वालिटी होता है। और इंडिया में है तो आपको 25 फ्रेम पर सेकेंड और 50 फ्रेम पर सेकेंड पर रहेंगे तो आपका जो लाइट का जो फ्रिक्वेंसी जिससे कि फ्लिकरिंग जो होता है वो वाला इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये आप फ्रेम रेट ज़रूर अच्छे से सेट कर लीजिएगा। 25 फ्रेम पर सेकंड और 50 फ्रेम पर सेकंड पे ही रिकॉर्डिंग कीजिएगा। 30 फ्रेम पर सेकंड पर रखिएगा और 60 फ्रेम पर सेकंड पर रखिएगा। तो प्रॉब्लम इसमें यही होने वाला है कि जैसे कि आपको फ्लिकरिंग का इशू देखने के लिए मिलेगा। डे लाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन होता है AC करंट का, उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। 4K में यहाँ पे हम 25 फ्रेम पर सेकंड पे 100 MB पर सेकंड वाला वीडियो शूट करते हैं। आप चाहे तो 4K में 100 के बजाय 60 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 MB पर सेकंड वाला वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेता है। तो आपके पास में लैपटॉप है, SSD है, जैसे कि हार्ड डिस्क से ये सब चीज़ है, मैक्सिमम शूटिंग कर सकते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पे आप देख लीजिए S&Q सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या है कि जैसे कि स्लो मोशन सेटिंग्स और टाइम लैप्स सेटिंग। बहुत लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि क्विक मोशन है क्या। जो सबसे कम फ्रेम आप देख रहे हैं ये आपका जो हो गया, ये आपका टाइम लैप्स हो गया। और यहाँ पे आप देख लीजिए 50 टाइम्स क्विक मोशन, मतलब 50 टाइम्स ज़्यादा रहेगा एक नॉर्मल वीडियो से, जो कि बहुत फास्ट हो गया है। इसको टाइम लैप्स नहीं, आप हाइपर लैप्स कर सकते हैं, जो कि फुल HD में ये शूटिंग्स होता है। उसी तरह से आप 2 फ्रेम कर सकते हैं, 3 फ्रेम कर सकते हैं, और 6 फ्रेम करने पर यहाँ पे देखिए 8.3 क्विक मोशन, यानी 6 फ्रेम पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं टाइम लैप्स का। ये काफ़ी अच्छा निकाल करके दे देगा। 12 FPS करेंगे तो 4 गुना ज़्यादा फास्ट रहेगा। उसी तरह से आपको स्लो मोशन करना है तो आप 100 फ्रेम पर सेकंड पे शूटिंग कीजिएगा, ठीक है। आप 120 फ्रेम शूटिंग कीजिएगा, लेकिन आपको NTSC सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी इस वीडियो में हम आगे बताएंगे कि वो क्या है और उसे क्यों नहीं रखना है NTSC को, और पाल पे आपको क्यों रखना है। उसके बाद 2 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, उसे छेड़छाड़ नहीं करना है। ऑटो फोकस का जो ट्रांजिशन है वो स्पीड कैसा होना चाहिए उसका, बहुत ज़्यादा हाई करके रखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो उसको आप कम करके रखें, 3 पे करके रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, 4 पे भी अच्छा लगता है। उसी तरह से जैसे कि ऑटो फोकस सब्जेक्ट शिफ्ट सेंस, जैसे कि किसी एक सब्जेक्ट से हट के दूसरे सब्जेक्ट पे जैसे कि हो रहा है तो उसमें भी जो है आप 3 पे करके या 4 पे करके रख सकते हैं। स्मूथ रहता है, अच्छा लगता है देखने में। ऑटो से शटर ऑन है पहले से, इसे भी छेड़छाड़ नहीं करना है। इनिशियल फोकस मार्क, ये सब किसी भी चीज़ को छूछा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, इसे ऑन ही रखने देना है, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग तो आपको करना है ना वीडियो में, तो इसे भी आपको छूछा नहीं करना है। मूवी के तीसरे में जैसे कि हम आते हैं तो यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल आप देख सकते हैं 20 पे ऑलरेडी हमने सेट करके रखा है। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो इससे प्रॉब्लम यही है कि आपको थोड़ा सा नॉइज़ कैप्चर हो जाएगा। इसमें बाहर का जो नॉइज़ है वो भी ये कैप्चर कर लेता है, ज़्यादा करके रखेंगे तो आप इसको 15 पे सेट करके रख सकते हैं, 20 पे सेट करके रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो माइक्रोफोन है वो बहुत हाई क्वालिटी का माइक्रोफोन है। तो वो आप 20 पे भी सेट करके रखते हैं तो रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा खासा होता है। उसके बाद जैसे कि ऑडियो लेवल डिस्प्ले पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी शूटिंग करते हैं तो आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक जैसे आप देख सकते हैं वेव उठता है, चैनल 1 चैनल 2,
आप जब भी कुछ बोलेंगे तो ये वेव उठेगा, जिससे आपको पता चलता है कि मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऑडियो आउट टाइम को जो है लाइव रखना है, लिप सिंक्स पे नहीं रखना है, ताकि जो है आप जो भी बोलेंगे उसी के हिसाब से जो है लाइव आपका वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग हो। विंड नॉइज रिडक्शन जो आप देख रहे हैं, इसे भी ऑन करके आपको रखना है। जैसे कि बाहर में आप रहेंगे और थोड़ा जैसे कि हवा वगैरह चल रहा है तो उसी के थोड़ा सा रिमूव करने का कोशिश करता है। स्टडी शॉर्ट ये जो आप देख रहे हैं ये है वीडियो स्टेबलाइजेशन सेटिंग्स, ठीक है। आप जो ऑफ देख रहे हैं तो इसमें आपको बिल्कुल भी स्टेबलाइजेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड वाला जो देख रहे हैं वो लेंस से काम करता है, जैसे कि लेंस में OSS लेंस आप देखते हैं, ऑप्टिकल स्टडी शॉट जो होता है सोनी का, ये वो है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लेंस वाला जो स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन है वो ऑन करके रखे हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो बिल्कुल भी क्रॉप नहीं होगा। और सोनी का सबसे अच्छा चीज़ ये लगता है कैनन के मुकाबले में कि 4K में क्रॉप नहीं होता है। लेकिन एक्टिव स्टेबलाइजेशन को ऑन कर देंगे तो एक्टिव स्टेबलाइजेशन और स्टैंडर्ड दोनों ऑन हो जाता है, और इस कंडीशन में वीडियो जो है हल्का सा क्रॉप हो जाता है। उसके बाद में स्टडी शॉट सेटिंग्स को भी कुछ नहीं करना है, ये हमने स्टेबलाइजेशन का सेटिंग्स आपको बता दिया है कि किस में आपको क्रॉप देखने के लिए मिलता है, किस में आपको क्रॉप देखने के लिए नहीं मिलता है। 3 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 4 नंबर में जाएंगे तो यहाँ पे मार्कर डिस्प्ले ऑफ है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये डिस्प्ले का जो कॉर्नर आप देख रहे हैं उसमें जो लाल कलर का जो बॉर्डर रहता है वो हट गया है, क्योंकि अभी हमने सेटिंग्स में ऑफ कर दिया है। जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे एक रेड कलर का बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि रेड कलर का एक लाइट है आगे के साइड में, लेंस के साइड में, वो भी ऑन रहता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ऑन रहता है तो सही रहता है। आप इसको रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ऑप्शनल है, लेकिन बिगनर्स के लिए थोड़ा सा हेल्प होता है ये। रिकॉर्डिंग लैंप जिसके बारे में भी हमने कहा कि एक लाइट होता है लेंस के पास में, वो लाइट को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जितना भी सेटिंग्स है इसे भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी रिकॉर्डिंग का 5 नंबर वाला जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं इसमें कुछ छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, जैसा है वैसे ही आप रहने दीजिए। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि आप 6 नंबर में जाते हैं तो यहाँ पे जूम का ऑप्शंस मिलता है। जूम में भी यहाँ पे आप देख लीजिए, और 3 किस्म का जूम आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑप्टिकल जूम, क्लियर जूम और डिजिटल जूम। ऑप्टिकल जूम में ये होता है कि जो भी आप जूम करेंगे वो डायरेक्ट लेंस से जूम होगा और उसका क्वालिटी एकदम ओरिजिनल रहेगा। 16 mm पे कीजिए चाहे उसको 50 mm पे कीजिए, दोनों में आपको सेम क्वालिटी देखने के लिए मिलता है, इसमें क्वालिटी लॉस नहीं होता है। अब हम बात करेंगे जैसे कि डिजिटल जूम। डिजिटल जूम में ये होता है कि 50x के बाद में जो भी आपका जूमिंग हो रहा है 4x तक, ये आपका जो है डिजिटल जूम है, ये इसमें आपका क्वालिटी लॉस हो जाता है। 50x तक तो ठीक रहेगा, 50x के बाद में जो भी आपको क्वालिटी मिलेगा, चाहे वो फ़ोटो हो चाहे वो वीडियो हो, उसमें आपको थोड़ा सा क्वालिटी कम देखने के लिए मिलेगा, और वो डिजिटल होता है इसलिए उसमें थोड़ा सा क्वालिटी लॉस भी देखने के लिए मिलेगा, ग्रेन्स देखने के लिए मिलेगा अगर लाइट का कंडीशन सही नहीं रहता है तो। डे लाइट में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उतना पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली डिजिटल और ऑप्टिकल आपको बिल्कुल साफ समझ में आ रहा होगा कि ऑप्टिकल में क्वालिटी लॉस नहीं होता है, डिजिटल जो है वही फ़ोटो या वीडियो को क्रॉप कर देता है, जिसके कारण जो है क्वालिटी थोड़ा सा लॉस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बीच में एक सेटिंग्स देखने के लिए मिलता होगा, क्लियर इमेज जूम। इसमें क्या होता है कि 50 mm तक जाता है जूमिंग और 2x डिजिटल जूम जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब है क्या 4x जूमिंग मत लो, 2x डिजिटल ले लो, बाकी 50 mm आप लेंस से ले लो। तो ये हो गया क्लियर इमेज जूम। इनका कहने का मतलब कि 2x आप जूम करोगे तो उसमें ठीक ठाक क्वालिटी रहता है। बाकी जूम का स्पीड जो है वो आप फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। फास्ट करेंगे तो जैसे ही आप जूम वाले बटन को प्रेस करेंगे एकदम तेज़ी से एकदम जूम हो जाएगा, ये उतना अच्छा नहीं लगता है और स्टैंडर्ड भी नहीं लगता है। तो उसको आप अपने हिसाब से सेटिंग करके रखिएगा। इसे जैसे ही आप जूम करेंगे तो यहाँ पे लेंस पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लेंस जो है चेंजेस हो रहा है। बाकी यहाँ पे 3 और 4 पे करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्मूथ फीलिंग आएगा और स्टैंडर्ड भी लगेगा देखने में। जूमिंग आप 3 तरीक़ा से कर सकते हैं, लेंस से कर सकते हैं। लेंस में 2 तरीक़ा से आप जूम कर सकते हैं, और एक डायरेक्टली आप कैमरा से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बटन्स है, यहाँ भी आप जैसे नीचे प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा, ऊपर करेंगे तो जूम इन होगा। तो ये इसका जो है जूमिंग करने का मैकेनिज़्म जो है 3 तरीक़ा से है सोनी में। बाकी यहाँ पे 3 पे ऑलरेडी हम सेट करके रखे थे और 3 पे ही मेरा रहेगा। आप अपना हिसाब से देख लेना कि आपको कैसा रखना है। डिस्प्ले और ऑटो रिव्यू का ऑप्शंस मिलता है वीडियो सेटिंग्स का 7वें नंबर पे। डिस्प्ले बटन्स में जैसे कि मान लीजिए कि क्या क्या चीज़ स्क्रीन पे शो होगा,
उसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिस्प्ले और डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन, नो डिस्प्ले इन्फो, ये हिस्टोग्राम लेवल, ये सारा चीज़ को आप हटा सकते हैं, ये सारा चीज़ को आप रख सकते हैं। तो रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आप ज़्यादा प्रो हो जाइएगा तब इस चीज़ को हटा सकते हैं, लेकिन जब तक आपको कैमरा समझ में नहीं आता है तब तक आप इसे रहने दें। ये देखिए यहाँ पे है जेब्रा सेटिंग्स, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशंस हो रहा था शुरू टाइम में ही कि जेब्रा सेटिंग्स आपको क्यों ऑन करके रखना है। तो आप जैसे ऑन कर देंगे तो कैमरा आपको बता देगा भैया आपका एक्सपोजर बहुत हाई जा रहा है, आप इसको सही कर लो पहले, नहीं तो आपका फ़ोटो बेकार जाएगा। अभी देख लीजिए हल्का सा ओवर एक्सपोज्ड हो गया, तो यहाँ पे हम एक्सपोजर से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखिए -1.3 एक्सपोजर है, तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पे +3 कर देने के बाद में देख लीजिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड हो गया। तो दिन में क्या होता है कि वो उतना पता नहीं चल पाता है, और आप अगर स्टूडियो में हो तो ये पता चल जाएगा, लेकिन डे लाइट में ये चीज़ नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में आपको जेब्रा सेटिंग्स को बिल्कुल ऑन करके रखना है। ये एकदम ज़रूरी वाला सेटिंग्स एक तरह से आप कह सकते हैं। ग्रिड लाइन्स का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि डिस्प्ले पे एक लाइन आ जाएगा। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका सब्जेक्ट कहाँ है, आप कहाँ पे फ़ोटो लेना चाहते हैं, कौन सा एंगल में रखना चाहते हैं, बीच में रखना चाहते हैं कि किनारा रखना चाहते हैं, उससे एक तरह से ये आपको गाइड मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए लाइव फ़ोटो का ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। आप जैसे कि देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है, और हमारा जो सेटिंग्स था वो कुछ इस तरह से था। तो ऑटो रिव्यू जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे कि फ़ोटो क्लिक करेंगे तो फ़ोटो वो 2 सेकंड तक ऑप्शंस जैसे कि दिखाएगा कैमरा में, या 5 सेकंड दिखाएगा या 10 सेकंड दिखाएगा, वो भी आप सेट कर सकते हैं। कस्टम की मतलब जैसे कि अपने हिसाब से कौन सा जगह पे कौन सा फंक्शन रखना है वो चीज़ को आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रोडक्ट शोकेस को हमने 1 नंबर पे रखा है, फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये हमने नहीं रखा है। फिर 2 नंबर पे कुछ भी नहीं है, फिर ड्राइव मोड है 3 नंबर में जो कि फंक्शन की है, फिर ISO 4 नंबर पे है, एक्सपोजर 5 नंबर पे है, बैकग्राउंड 1 नंबर पे है, मूवी 2 नंबर में है ऊपर के साइड में। तो ये सब जितने भी बटन्स आप देख रहे हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो इनका अलग अलग सेटिंग्स है, लेकिन आपने सहूलियत के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए आपको लगेगा ना कि ये बटन यहाँ नहीं होना चाहिए यार, ये बटन कहीं और होना चाहिए, तो आप जैसे कि मेनू को फंक्शन में बदल सकते हैं, फंक्शन को मेनू में बदल सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज बटन्स को इधर उधर कर सकते हैं। फंक्शन मेनू में यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। और जैसे कि शॉर्टकट्स, ये एक तरह से शॉर्टकट्स ही समझिए इसे। आप कैमरा ऑन करेंगे, फंक्शन को क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे जितना भी शॉर्टकट्स आपको दिखता है उस शॉर्टकट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि एक्सपोजर का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोजर यहाँ पे बटन्स है, आप वहाँ से काम चला सकते हैं। तो एक्सपोजर के जगह पे कोई ऐसा चीज़ को आप रख सकते हैं जो कि मान लीजिए कि वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो और वो शॉर्टकट में होना ज़रूरी हो, तो उसे आप अपने हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायल स्वैप है, इससे भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही आप इसे रहने दीजिए। 9 नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको टच शटर, टच फोकस, टच ट्रैकिंग वाला जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, आपको इसको इनेबल करके रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आप फ़ोटो ले रहे हैं और वो आपका जो है आउट ऑफ फोकस में है, तो इस कंडीशन में जो है आप टच फोकस से उसको ट्रैक करवा सकते हैं। वो कहीं पे भी मूव करेगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह पे वो जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को टच कर देना है। जैसे टच करेंगे और वो जहाँ जहाँ जाएगा कैमरा उसी को फोकस करेगा, ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, और मैनुअल फोकस का कोई मतलब नहीं बनता है, आप सिर्फ ट्रैकिंग फोकस को ऑन करके रखिएगा और किसी भी चीज़ पे एक बार टच कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने इसका फेस पे टच किया है और अभी तक देख लीजिए बहुत बार हमने इधर से उधर इसको घुमा दिए हुए हैं, फिर भी जो है फोकस जो है आउट ऑफ फोकस में नहीं जा रहा है, बिल्कुल इसको फोकस करके रखा है। तो उसी तरह से ये ह्यूमन सब्जेक्ट पे या मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट पे, उसी तरह से एनिमल पे आप एक बार टच कर देंगे तो वो फोकस में हमेशा रहेगा। तो फोकसिंग सिस्टम सोनी का बहुत अच्छा है, ठीक ठाक फोकस जो है कर लेता है। उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए कि आपको कैंसिल करना है, तो बीच वाला बटन जो देख रहे हैं आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, आपका ट्रैकिंग कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ यहाँ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है, ऑन ऑफ नहीं करना है इसे। ठीक है, नेटवर्क में क्या है कि जैसे कि स्मार्टफोन कनेक्ट करना चाहते हैं आप फ़ोटो ट्रांसफ़र करने के लिए, तो एक सोनी का ऐप आता है, उस ऐप को आपको इंस्टॉल करके उसका जो QR कोड है उससे आप इसको कनेक्ट करके फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं। उसके बाद PC रिमोट का जो ऑप्शंस देख रहे हैं इसे आप ऑन कर देंगे तो इसमें जो गिम्बल है उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं।
तो ये फंक्शन गिम्बल के लिए खास करके बना हुआ है। और इसे ऑन करने से एक और फ़ायदा है कि मान लीजिए कि बहुत जगह मॉनिटर काम नहीं करता है, उस कंडीशन में भी जो है पीसी रिमोट को ऑन करके रखेंगे। हमने HDMI से डायरेक्ट इसे टीवी में कनेक्ट किया था, बिना कोई एप्लीकेशन के, बिना कोई सेटिंग्स के डायरेक्ट आप मॉनिटर बना सकते हैं अपने टीवी को। उसके बाद आपको एरोप्लेन मोड, वाईफाई सेटिंग्स, ब्लूटूथ सेटिंग्स, ये सब आपको सेटिंग्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेटवर्क में 2 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे लोकेशन, इन्फो और एडिट डिवाइस नेम। डिवाइस नेम में क्या है कि सोनी ZV-E10 है, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्लेबैक ऑप्शंस में। प्लेबैक ऑप्शंस में यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। जो भी फ़ोटो को आपको रोटेट करना है, आप यहीं से रोटेट कर सकते हैं डायरेक्टली कैमरा में और बाद में उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शंस मिलता है, रेटिंग का ऑप्शंस मिलता है और भी बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि कुछ खास नहीं है। उसके बाद जैसे कि प्रिंट करना चाहे तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्टली कैमरा से प्रिंटर में कनेक्ट करके। ये फंक्शन भी मुझे अच्छा लगा है इसका। उसके बाद में जैसे कि प्लेबैक में 2 नंबर वाले ऑप्शंस में आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आप सेटिंग्स देख लीजिए। इसे भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने देना है। 3 नंबर में जाएंगे तो स्लाइड शो का ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि बहुत सारा फ़ोटो है, आप उसको एक बार में स्लाइड शॉट करेंगे तो हर 2 सेकंड 3 सेकंड में यहाँ पे, जैसे कि मोबाइल में किस तरह से स्लाइड शो होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी स्लाइड शो का ऑप्शंस मिलता है। बाकी यहाँ पे किस तरह से आप डेटा को देखना चाहते हैं, जैसे कि फोल्डर वाइज देखना चाहते हैं, कि सिर्फ 4K देखना चाहते हैं, कि HD देखना चाहते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए ये HD है और सबसे नीचे 4K है, ऊपर में डेट वाइज है, तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पे फ़ोटो वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर बहुत सारा फ़ोटो और बहुत सारा वीडियो आपने अलग अलग डेट में ले रखा है कैमरा में, तो डिस्प्ले रोटेशन का ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका डिस्प्ले को आप फ़ोटो लेंगे तो आपका जो हॉरिजेंटल वर्टिकल है वो कैसा काम करेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑटो पे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अपने हिसाब से वो घूमता रहता है, ठीक रहता है। आप जैसे कि वर्टिकल करेंगे तो ऑटोमेटिक वर्टिकल हो जाएगा। गोल बटन देख रहे हैं, ये फ़ोटो को देखने के लिए भी काम आता है। व्हील रोल जिसको बोलते हैं, ये गोल भी घूम जाता है और सिंगल प्रेस करेंगे तो सिंगल भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि सूटकेस वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये सेटअप है। सेटअप में जैसे कि मॉनिटर का ब्राइटनेस यानी डिस्प्ले का ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी यहाँ पे ±0% है, इसे आप माइनस में ले जाएंगे तो ब्राइटनेस आपको कम देखने के लिए मिलेगा, प्लस में ले जाएंगे तो आपको ब्राइटनेस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। प्लस में +2 जाता है, माइनस में -2 जाता है, ठीक है। यहाँ पे 0 ठीक था, लेकिन +1 भी आप रख सकते हैं। +2 रखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट लगता है आँख में, तो +1 ठीक है। अगर आउटडोर में आप यूज़ कर रहे हैं तब +2 सही है आपके लिए। उसके बाद में यहाँ पे और भी सेटिंग्स है, जैसे कि वॉल्यूम सेटिंग्स है, गामा डिस्प्ले असिस्टेंस है, ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको बताएगा कि ये सेटिंग्स जो है S-Log 2 का है, S-Log 3 का है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है लाइट आ रहा है और इतना आपको डायनेमिक रेंज देखने के लिए मिलता है। वॉल्यूम सेटिंग्स, इसमें आपको छोटा सा एक स्पीकर देखने के लिए मिलता है। डिलीट करने से पहले जो वार्निंग आता है वो वार्निंग आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या सिर्फ एक बार में क्लिक किया और डिलीट हो गया, वो भी आप कर सकते हैं। डिस्प्ले का क्वालिटी हाई करके रख सकते हैं, स्टैंडर्ड करके रख सकते हैं, हमने हाई पे करके रखा है। बाकी यहाँ पे पावर सेव स्टार्ट जो है कब से होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कैमरा 1 मिनट से ऑन है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस कंडीशन में कैमरा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। उसी तरह से 2 मिनट से लेकर के आप 30 मिनट तक ले जा सकते हैं कैमरा को। और एक्सटर्नल मॉनिटर है, उस कंडीशन में जो है ये हमेशा ऑन रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ लिंक दिख रहा है। ये जो आप एक सेटिंग्स देख रहे हैं ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम कैमरा ले रहे हैं और आप वीडियो रिकॉर्डिंग 4K में ज़्यादा देर तक करते हैं तो यहाँ पे सेटअप का देख लीजिए। सेटअप में पहला नंबर पे जो है पावर सेटिंग्स, टेम्परेचर जो आपको देखने के लिए मिलेगा, इसको आपको हाई करके रखना है। स्टैंडर्ड रखेंगे तो आपको सिर्फ 30 मिनट रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शंस मिलेगा, उसके बाद कैमरा बंद हो जाएगा आपका। लेकिन हाई करके रखेंगे तो आप अनलिमिटेड 4K कैमरा से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको कैमरा का टेम्परेचर पे भी ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए तो उस दौरान आप रिकॉर्डिंग करना बंद कर दीजिएगा। हालांकि आप 1-1.5 घंटा तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं नॉर्मल रूम में, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 2 नंबर में यहाँ पे NTSC वर्सेस पाल आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ क्या है हमने आपको बताया था। देखिए सिंपल भाषा में, नॉर्मल आप अगर जैसे कि इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप पाल सेट करके रखेंगे,
पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारे फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज पे इस्तेमाल करते हैं। एशियन कंट्री लगभग 50 हर्ट्ज पे इस्तेमाल करती है इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पे पाल सेट करके रखना है आपको। 25 फ्रेम पर सेकंड, 50 फ्रेम पर सेकंड और 100 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। NTSC पे स्विच करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे लाइट का फ्लिकरिंग का इशू हमने ऑलरेडी आपको बताया है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंसर जो है क्लीन करने से पहले यहाँ पे एक सेटिंग्स आता है, वो आप कर देंगे तो उसके बाद जैसे कि सेंसर क्लीनिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। टच ऑपरेशंस चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे देख लीजिए। आधा तो टच इनका काम करता है, तो बिल्कुल चाहिए भाई। टच तो खैर पूरा काम नहीं करता है, हाफ टच एक स्क्रीन इसका काम करता है, सिर्फ जैसे कि मोशन ट्रैकिंग के लिए और जैसे कि फ़ोटो को जूम करने के लिए, जूम आउट करने के लिए, मोशन कैंसिल करने के लिए। फुल टच ये नहीं है। HDMI जैसे कि रेजोल्यूशन क्या रहेगा उसका, हमने यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया है 4K 2160 और 1080 पिक्सल, ये दोनों हमने सेट करके रखा है। और ऑलरेडी जो है हम बहुत बार जो है इसको टीवी में एज अ मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं इस कैमरा का, क्योंकि इसका डिस्प्ले काफ़ी छोटा है। तो टीवी में जो चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं वो चीज़ शो होता है, तो थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाता है रिकॉर्ड करना। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स इसका 3 नंबर में आएंगे तो USB में ऑटो रखना है आपको। इसका ये फ़ायदा है जब भी डाटा ट्रांसफ़र होगा तो ये ऑटो पे रहेगा, तो आपका जो है डाटा ट्रांसफ़र आराम से हो जाएगा। जैसे आपने रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग करने के बाद में आप अपना डाटा को लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बाकी USB पावर सप्लाई ऑन रहेगा हमेशा के लिए, ताकि आपको जो है डाटा ट्रांसफ़र हो पाए, चार्जिंग हो पाए, ये सब आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। और लैंग्वेज है बहुत सारा, जो कि हिंदी से लेकर के इंग्लिश, इंडोनेशियन, बहुत सारा लैंग्वेज आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंच है। और डेट एंड टाइम को आप सेट कर सकते हैं, और एरिया सेटिंग्स का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। और डेट एंड टाइम यहाँ डिस्प्ले पे कहीं पे भी शो नहीं करता है, लेकिन डेट एंड टाइम का जो प्लस पॉइंट यही है कि आपने जो फ़ोटो लिया है वो कितना बज के कितना मिनट में लिया है वो चीज़ शो करता है। एरिया सेटिंग्स में जैसे कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे न्यू दिल्ली है, कोलकाता है, ये इंडिया समझ लीजिए कि सिंपल सा हो गया ये। उसके बाद में बहुत सारा जो अलग अलग कंट्री है वो अपना टाइमलाइन जो है यहाँ से उठा करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि अगर 4 नंबर में जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है आपका फाइल भर चुका है, आपने कॉपी भी कर लिया है, तो ये मेमोरी कार्ड से आपको फॉर्मेट करना है। तो सूटकेस वाला जो बटन दिख रहा है सेटअप का, 4 नंबर में आना है आपको, फॉर्मेट पे क्लिक करना है और एक बार आप इंटर करेंगे तो आपका सारा डाटा इरेज हो जाएगा और आपको एक एक करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्टली इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। आप जितना भी बार फॉर्मेट कर लीजिए, हमने बहुत बार फॉर्मेट किया है इसे। उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, फोल्डर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। फोल्डर सेटिंग्स में एक चीज़ हम आपको बोलेंगे कि आप डेट वाइज रखें। आपने जो भी रिकॉर्डिंग किया है आप जैसे लैपटॉप में लगाएंगे वो डेट वाइज शो होगा कि आपने इस डेट में इस फ़ोटो को लिया था, और उसी के हिसाब से आपको सर्च करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, काफ़ी आसानी से आपका डेटा मिल जाएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे फाइल सेटिंग्स में जाएंगे आप, तो कुछ सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कीजिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। रिकवर इमेज DB का ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है, जिससे फ़ोटो कोई डिलीट हो जाता है गलती से, उस कंडीशन में ये थोड़ा बहुत काम करता है। डिस्प्ले मीडिया इन्फॉर्मेशन है, कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। कैमरा का वर्जन है, उसके बाद में आप यहाँ पे सेटिंग को रीसेट भी कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो ऑप्शंस देखे थे उसमें ऐड करने का ऑप्शन था, तो वो ऑप्शनल है, बाद में कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका लगभग समझिए कि पूरा सेटिंग्स हमने आपको इस कैमरा का बता दिया है। बिल्कुल आपको 10% भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको डिटेल्स में इसका वीडियो देखना है तो अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में हमने बहुत सारा सैम्पल्स दिखाया है, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस के लिंक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा लिंक। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जैसे कि लो लाइट का अलग सैंपल है, लो लाइट फ़ोटो का अलग सैंपल है, वीडियो का अलग सैंपल्स है, अनबॉक्सिंग का अलग सैंपल्स है, स्लो मोशन का अलग सैंपल्स है, स्टेबलाइजेशन का अलग सैंपल्स है। मतलब इसमें जितने भी सैंपल्स है हमने सारा चीज़ को कवर किया है। फुल सेटिंग्स का वीडियो नहीं था तो हमने सोचा कि हिंदी में एक फुल सेटिंग्स का वीडियो यहाँ पे बना दें। यहाँ पे एक डीफोकस ऑप्शंस मिल जाता है, ये बताना हम भूल गए थे। तो जैसे कि आप डीफोकस को ऑन करेंगे, C1 एक बटन है, उसे प्रेस करके तो बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। बस इतना सा ही काम है डीफोकस का, और एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं है। हल्का सा आपको ज़्यादा ब्लर देखने के लिए मिलेगा, जैसे बैकग्राउंड को अनवांटेड चीज़ को आप नहीं चाहते हैं तब। इतना पेशेंस रख करके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर फिर भी आपको कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम लगता है, प्रॉब्लम क्या लगता है, आप बिगिनर्स है, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम्स
लगा होगा, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। वहाँ पे पूरा कोशिश करेंगे हम आपको जवाब देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।